हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि इकोनॉमिक्स में मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ तक बताया था उसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले टाइम डिस्कस कर लेता हूँ कि कब से कब तक आपका जो लेक्चर होगा ये अपलोड होगा। ये शॉर्ट टाइप लेक्चर होने वाला है, तो इसमें आपको जो बेसिक जो जानना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जो इकोनॉमिक्स है या किसी भी सब्जेक्ट का जब लेक्चर आएगा वो आपका आएगा 9 से लेके 11 बजे के बीच में आएगा। और 9 से 10 आप फिक्स रखो, 9 से 10 बजे के बीच में आने वाला है लेक्चर। और कभी कभी लेट हो सकता है कि 10:30 में आ जाए। तो इस बीच में आपका जो लेक्चर होगा वो आपको आपके मोबाइल में मैसेज के जरिए आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले समझना कि डर्बिन फ्रेजर एली जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स के परिभाषा का आलोचना यह कहकर की कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र में केवल चयन मूल्य निर्धारण शास्त्र बना दिया है। तो ये जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी सक्सेस करता है दूसरा आदमी उसकी आलोचनाएं करती है। तो इसी प्रकार से डर्बिन फ्रेजर एली जैसे शास्त्री, ये 3 तरह के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आलोचना की किसकी, तो रॉबिन्स के परिभाषा का आलोचना की। क्योंकि वो उनका कहना था, इन 3 लोगों का कहना था कि रॉबिन्स ने क्या किया, अर्थशास्त्र को केवल चयन या मूल्य निर्धारण का शस्त्र बना दिया है, इसी कारण से। ठीक। और देखिए, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये मैं अभी जो है डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। अब नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जैसे कि सैमुअल्सन की परिभाषा के आधार पर अगर देखा जाए, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं। इसको नोट कर लेना। और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैमुअल्सन की परिभाषा के बारे में कुछ बताया गया है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। यह कहा जा रहा है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति जो है समाज किस प्रकार व्यक्ति जो है समाज में किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से यानी रुपये के माध्यम से अथवा इसके बिना या उसके बिना रुपया के बिना वस्तुओं के उत्पादन के लिए, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों जो कम दिखता है उसी दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं। और इन वस्तुओं का वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं और समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों में बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। ये नोट कर लेना। थोड़ा सा एक दो बार आप अगर देखोगे तो आपको आई होप वो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए पूरा डिटेल में। ये नोट्स के द्वारा बताया गया एक तरह का टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी चीज़ का तैयारी करो तो एक टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक को एज इट इज़ पूरा कंप्लीट कर लो। तो होगा क्या कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपसे छूटेगा नहीं। तो इस तरह से आप जो है अपना रिवाइज करें और कॉपी में लिखने का कोशिश करें। जैसे कि अर्थशास्त्र, देखो यहाँ पे आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देख लेता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि आर्थिक क्रिया का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनका संबंध जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का प्रयोग से है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ कि आर्थिक क्रिया का तात्पर्य यह तात्पर्य है कि आर्थिक क्रिया का कि जिनका संबंध जो है आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए, मतलब जो इंसान का जो आवश्यकता होता है उसको उसकी संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का प्रयोग से है। तो उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया का तात्पर्य। तो ये चलिए हो गया आपका। और देखो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। और अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अमूमन ये आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। और कौन कौन से भागों में बांटा गया? पहला उत्पादन, प्रोडक्शन हो गया।
उत्पादन देखो, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है। ये भी आप नोट कर लेना। और उत्पादन देखो, उसी का मतलब उत्पादन में उत्पादन के चार मुख्य साधन हैं, जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी तथा उद्यमी हो गया। तो इसमें आपको जो है सेक्टर बाय सेक्टर आपको बताया जाए कि जैसे कि हम किसान मेहनत करते हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं, जैसे और किसान मेहनत करने के बाद जैसे उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि पहले किसान जो है बैलों से हल जोता करते थे, अब ट्रैक्टर आ गए हैं तो जिसके माध्यम से तो उसमें लगे हुए रहते हैं कि हल जोतने वाला एक तरह से ढाल टाइप से होता है, तो वो उस तरह से लगे हुए होते हैं। तो वो सब जो है ना इंसान का जो जीवन शैली को वो बहुत आसान बना देता है कि ताकि वो अच्छे से खेत को जोत सके। और ऐसा ऐसा मशीन भी आ गया है जो बीज बोने वाला। तो इस तरह से जो है मतलब वो कौन सेकंड सेक्टर में, थर्ड सेक्टर में, फोर्थ सेक्टर में, किस सेक्टर में आते हैं। और जो अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जाता है, वो कौन से सेक्टर में आते हैं। तो आई होप यहाँ तक गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ उपभोग के बारे में, यानी कि कंज्यूमेशंस के बारे में, कंज्यूमेशन के बारे यानी उपभोग के बारे में समझूंगा मैं। कि यहाँ पे समझना कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध जो है व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। तो इसको नोट आउट कर लेना। फिर से मैं बता देता हूँ, उपभोग यानी कि कंज्यूमेशंस, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और तीसरा टॉपिक समझना कि जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट जो है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि किसी कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन से है। तो ये इसमें जैसे किसी कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो तो भविष्य के लिए, भविष्य को देख के ही इन्वेस्ट करते हो कि आने वाला समय जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आप रुपया कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए या कहीं किसी को दिए इंटरेस्ट पे रुपया, तो वो आप फ्यूचर डिसाइड करते हो कि आने वाला समय में जो है आपको इतना इतना रुपया का इंटरेस्ट देना होगा। तो इस तरह से निवेश करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सा चीज़ जो है इसमें इंक्लूड है निवेश में, वो आपको आने वाला जो टॉपिक होगा उसमें बताया जाएगा। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे, निवेश के माध्यम से मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है, और इन्वेस्ट के माध्यम से जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। अब देखो यहाँ पे विनिमय, एक्सचेंज के बारे में देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे विनिमय जो है वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय या विक्रय, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से है, तो उसे हम विनिमय कहते हैं। अब देखो विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है, और विनिमय को अगर देखा जाए तो कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप अच्छे से। और जो लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है अभी अभी के वीडियो में, ये शॉर्ट टाइप वीडियो होने वाला है, इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि अर्थशास्त्र के प्रकार, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्वे के अर्थशास्त्री यहाँ पे देखो रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। पहला, यहाँ पे देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में देखूंगा और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला भी हूँ। अब यहाँ पे देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखा जाए, व्यक्तिगत गृहस्थ हो गया, व्यक्तिगत फर्म हो गया, व्यक्तिगत उद्योग के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो इसे नोट कर लेना। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में क्या कहता है, कीमत सिद्धांत कहा जाता है, इसे नोट कर लेना। और दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये था आपको माइक्रो MICRO था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक था मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखो, इसे हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण पे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, निर्धनता हो गया, मुद्रास्फीति का अध्ययन हो गया, ये सब के स्टडी करते हैं सब के बारे में। और व्यष्टि यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र
और अर्थशास्त्र के दो अलग अलग शाखाएं परंतु एक दूसरे से संबंधित है। और ये दोनों अलग अलग शाखाएं जरूर हैं लेकिन ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो इसे नोट कर लेना, अच्छे से कॉपी में नोट करना। आज की वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला था, और जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा, तो आप इसे रिवाइज कर ले और कॉपी में इसे ज़रूर नोट करें। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ताकि आ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में, उसमें आपको पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। और इस चैनल में के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा जो सिलेबस एक तरह का जो है फाउंडेशन बैच आपका कंप्लीट कराया जाएगा और नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको नोट्स भी आप लिख सको और आपको समझ में भी आ सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।